हेलो एवरीवन गाइस, सो कैसे आप सब। आज हमको पढ़ना है अपने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। ठीक है, इसमें हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ लिया है कि हमारा जो वेव होता है ये क्या होता है, हमारे वेव के टाइप्स कितने होते हैं। जैसे साउंड वेव जो था हमारा, मतलब मैकेनिकल, और हमारा जो नॉन मैकेनिकल वेव यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है उसके बारे में हमने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देखी थी। ठीक है, और अभी गाइज ना हम लोग को आज पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव्स के बारे में। मतलब हमारा वेव कब रिफ्लेक्ट होती है ये हमको समझना है। ठीक है, आपने बचपन में साउंड वेव के बारे में तो सीखा ही हो कि हमने एक वॉल थी हमारे सामने, फिर हमारे सामने एक यहाँ से पाइप लगा होता था, है ना, फिर यहाँ से हमारा एक पाइप लगा होता था, फिर हमारा यहाँ पे देखो एक अलार्म रहता है, वो अलार्म बजता है तो साउंड यहाँ से जाती है और यहाँ दीवार में टकरा करके वापस से आती है। दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। हमने 9th क्लास में इसे पढ़ा था, है ना। ये हमारे रिफ्लेक्शन होता है, साउंड वेव का रिफ्लेक्शन होता है। इसका मतलब ये तो बात पक्की है कि भाई हमारा जो वेव्स होती हैं रिफ्लेक्शन तो इनमें होता है, बट एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन में क्या होता है यही सारी चीज़ें आज हम इस वाले पार्ट में अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, और उनके एम्पलीट्यूड के बारे में भी हम समझेंगे, तो सारी चीज़ें आज हम समझने वाले हैं। तो गाइज आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा, मेरा नाम है प्रशांत। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। आप मुझे अगर आपको कोई इंक्वायरी हो तो आप मुझे ईमेल करके पूछ सकते हो। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, वहाँ पे क्लिक करके भी आप जाके ज्वाइन हो सकते हो ग्रुप को, और सारी नोट्स आपको वहाँ पे पहले से ही डाली हुई है, मिल जाएगी। ओके, तो ये है चैप्टर नंबर 6 सुपरपोजिशन ऑफ द वेव। ठीक है, और ये इसका पार्ट नंबर 2 है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हमको पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स के बारे में। एग्जैक्टली हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स मतलब क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में। ठीक है, तो कभी भी एक बात ध्यान रखना कि कोई भी प्रोग्रेसिव वेव जो हमारी होती है, अब आप बोलोगे प्रोग्रेसिव वेव क्या है, तो एक ऐसी वेव जिसका डिस्प्लेसमेंट है, जिसके वेव का मोशन कंटिन्यूअसली सिंगल डायरेक्शन में चलते ही रहता है, चलते ही रहता है और चलते ही रहता है, ऐसी वेव हमारी प्रोग्रेसिव वेव होती है। इस टाइप की दो टाइप की वेव होती हैं, एक हमारी होती है लॉन्जिट्यूडनल वेव, एक होती है हमारी ट्रांसवर्स वेव। दोनों वेव हमारी प्रोग्रेसिव वेव ही कहलाती हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव ये कहता है कि जब हमारा कोई भी वेव मान लो है और वो एक किसी भी मीडियम में चल रहा है, और जब वो जाता है ना तो उसके बीच में जब सामने कोई दूसरा मीडियम आता है तो वो मीडियम से टकराने के बाद जो हमारी वेव है उसकी कुछ एनर्जी आगे चली जाती है और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है। समझ गया? तो यही होता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। मतलब कि हमारी जब कभी भी कोई भी प्रोग्रेसिव वेव हो, चाहे वो ट्रांसवर्स हो चाहे वो लॉन्जिट्यूडनल हो, कोई भी हमारी प्रोग्रेसिव वेव जब मीडियम में से ट्रेवल होती है तो ट्रेवल करते करते जब वो किसी एक इंटरफेस या किसी एक सरफेस में जाती है ना और टकराती है, उस टाइम पे जो भी मतलब हमारा मीडिया होता है जिसमें सेपरेटिंग मीडिया है, जो जब उससे वो टकराता है तो उसी वेव का सर्टेन अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है वो कम्स बैक इन द सेम मीडियम। जिस तरीके से हमारे लाइट का क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। जैसे कि मान लो हमारे सामने एक मिरर है और अगर मैं यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन की बात करूँ तो मेरा ये साउंड जा रहा है और यहाँ से साउंड कुछ अमाउंट ऑफ यहाँ पे देखो रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ अमाउंट आगे चला जाता है। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्शन हुआ है यही हमारा रिफ्लेक्शन है। ऐसे ही हमारे वेव का रिफ्लेक्शन होता है। दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। ओके, यही बातें आपको समझ के रखनी थी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लो हमारा ये पहला मीडियम है और ये हमारा दूसरा मीडियम है। हमारी जब कोई भी वेव, अब वेव के पास एनर्जी होती है, एनर्जी तो वेव में ट्रांसफर होती है तो हमको पता है। तो जब एक मीडियम से हमारी दूसरे मीडियम में वेव जा रही होती है तो बीच में जो इंटरफेस आता है ना उससे टकरा करके हमारी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिवर्स बैक हो जाती है अपने ही सेम वाले मीडियम में और कुछ अमाउंट ऑफ वेव की एनर्जी सामने चली जाती है। यही हमारा होता है रिफ्लेक्शन। ओके, तो दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव। ओके, ये बातें आपको समझनी है। हम बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल देखेंगे, 3 टाइप के एग्जाम्पल हम देखेंगे। ठीक है, किस तरीके से हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव होता है ये हम समझेंगे। चलो, तो यहाँ पे एक फेनोमेनन है, इसको समझ लो आप लोग। जो रिफ्लेक्शन होता है वो एक ऐसा फेनोमेनन, ये डेफिनेशन आपके लिए, ठीक है, एग्जैक्टली आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेगी। तो रिफ्लेक्शन एक ऐसा फेनोमेनन है जो कि मतलब जो भी साउंड वेव होता है ना, जब कभी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में हमारा चलता है तो साउंड वेव की जो एनर्जी होती है वो ओरिजिनल मीडियम में वापस से आ जाती है। मान लो मेरा ये पहला मीडियम था तो ये मेरा ओरिजिनल मीडियम कहलाएगा। और यहाँ पे जब कोई भी मेरा साउंड या कोई भी वेव, अब साउंड भी तो वेव ही होती है ना, तो कोई भी वेव हमारा जाएगा तो वापस से रिवर्स बैक उसी मीडियम में कुछ अमाउंट ऑफ उसकी एनर्जी या कुछ अमाउंट ऑफ वेव उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव। आई होप आपको अच्छे से समझ गया होगा। नाउ अब हम लोग माय डियर एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि पहला एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, आपको करना क्या है, एक रस्सी बांधनी है, स्ट्रिंग,
ए और बी स्ट्रिंग है आपके सामने, ये एक पहला वाला इसका किनारा है और ये दूसरा किनारा है आपके रस्सी का, ठीक है। इस रस्सी को आपने एक रिजिड सपोर्ट से बांध रखा है, रिजिड सपोर्ट से आपने इसको बांध रखा है, ओके। अब ये वेव को आपने यहाँ पे जर्क प्रोवाइड किया, जर्क का मतलब झटका, झटका आपने प्रोवाइड किया तो क्या होगा, पहला एग्जांपल आपका एक्टिविटी के साथ यही दिया हुआ है, ठीक है। तो कंसीडर, आपकी बुक में ऐसे ही बोला है कि ए बी आपकी स्ट्रिंग है, उसको आपने एक रिजिड बॉडी यानी एक कठोर, एक मतलब बहुत ही मजबूत दीवार से या किसी चीज से आपने इसको बांध रखा है, ठीक है। और स्ट्रिंग को आपने यहाँ पे झटका दिया तो वो स्ट्रिंग का जो उसमें पार्टिकल में डिस्टरबेंस आएगा, पार्टिकल जो यहाँ पे होते हैं सभी जगह में, मैंने कल सब सिखाया था आपको पार्टिकल के बारे में, ये पार्टिकल सब के सब डिस्टर्ब होंगे, कुछ पार्टिकल ऊपर देखो चले जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ऐसे ही हमारे सारे पार्टिकल डिस्टर्ब होंगे। जब हमारे पार्टिकल डिस्टर्ब होके और हमारे इस रिजिड सपोर्ट तक आएंगे तो क्या होगा, यहां पे हमारे न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होगा। अब आप ही बताना कि एक पार्टिकल कभी दूसरे पार्टिकल तक मूव करके नहीं जाता है, वो पार्टिकल सिर्फ अपने ही ओन एक्सिस में क्या करता है, रिवॉल्व वाइब्रेट करता है, ठीक है। ये बात आपको समझ के रखनी है, लेकिन वो अपनी एनर्जी को दूसरे में ट्रांसफर जरूर करता है। तो ऐसा ही करते करते जब यहाँ पे रिजिड बॉडी के पास का जो पार्टिकल रहेगा वो अपनी एनर्जी रिजिड बॉडी वाले को ट्रांसफर कर देगा। तो क्या इसका मतलब रिजिड बॉडी वाले जो पार्टिकल रहेंगे या दीवार के जो पार्टिकल रहेंगे, दीवार मान लो रिजिड बॉडी है, तो जो दीवार के पार्टिकल होंगे वो भी कूदना स्टार्ट कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि वो रिजिड बॉडी है। अब आप ही बताओ कि अगर मान लो कि आपके सामने एक बड़ी सी वॉल है, उसमें आप एक छोटी सी बॉल को पकड़ के फेंक के मारते हो तो आपकी बॉल आपके पास वापस से इक्वल और अपोजिट फोर्स के साथ आती है कि नहीं आती है, यानी कि आपकी बॉल ने दीवार का कुछ भी नहीं उखाड़ पाया, दीवार बहुत ही मजबूत है, रिजिड है। तो यहाँ पे क्या कौन सा लॉ अप्लाई होता है मोशन का, तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे अप्लाई होता है। तो सेम वे में गाइस हमारा जो इस तरीके से वेव के पार्टिकल्स जा रहे थे तो वो भी इस रिजिड बॉडी का कुछ नहीं कर पाते, तो जिस तरीके से हमारा वेव जा रही थी वैसे ही वापस से रिवर्स होती है, बट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स के साथ। मतलब जितना पार्टिकल नीचे इधर आएगा उतना ही पार्टिकल हमारा ऊपर भी गया था, लेकिन बस फर्क इतना होगा कि यहाँ पे ऊपर के डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे थे और यहाँ पे नीचे के मतलब डायरेक्शन में पार्टिकल हमारे वाइब्रेट करेंगे। समझ गया, बस इतना ही फर्क होगा। अगर मैं ये कहूं कि ये मेरी वेव्स ट्रांसवर्स वेव है, अब वैसे ही कुछ दिख रहा है, तो अगर मैं ऐसा कहूं तो मेरा ये ऊपर का पार्ट मेरा क्रस्ट कहलाएगा। तो जाने के टाइम पे जब मेरे रिजिड बॉडी से किसी भी मैं ट्रांसवर्स वेव को पास करूंगा तो रिफ्लेक्शन तो होगा, लेकिन रिफ्लेक्शन होने के बाद जो हमारी वेव लौट के आएगी वो हमारी ट्रांसवर्स वेव ही रहेगी, लेकिन जो पार्टिकल क्रस्ट में गया था वो अब ट्रफ बन के आएगा। समझ गया अच्छे से, यानी कि यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ द मोशन अप्लाई होता है जो मैंने आपको समझा दिया, और जो हमारा क्रस्ट है वो ट्रफ के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होता है व्हेन, जब हमारा कोई भी स्ट्रिंग एक रिजिड बॉडी से अटैच होता है तब, और जो हमारा अगर ट्रफ जाता तो वो क्रस्ट के फॉर्म में अटैच होके आता। क्यों? बिकॉज न्यूटन से थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, जब हमारा यहाँ से वेव के पार्टिकल्स जाएंगे और रिजिड बॉडी का कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे तो वहां से हमारा जो रिजिड बॉडी के मतलब जो हमारे वेव के पार्टिकल्स थे वो वैसे का वैसे ही रिवर्ट बैक आएंगे, जैसे हमारी एक बॉल रिवर्ट बैक होके आती है। हमारी बॉल भी इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में एग्जैक्टली आती है, वैसे हमारे वेव भी इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में चल पड़ेंगे। तो क्रस्ट का ट्रफ बन जाएगा, लेकिन वेव का एनर्जी, पार्टिकल का मोशन, एम्पलीट्यूड सब कुछ सिमिलर रहेगा। समझ गया? तो कभी भी जब हमारा मतलब ट्रांसवर्स वेव है, मान लो अगर ये, तो ट्रांसवर्स वेव जब हमारी रिफ्लेक्ट होती है फ्रॉम द रिजिड बॉडी, याद रखना एग्जांपल में कभी भी एमसीक्यू में ऐसा पूछ सकता है, तो वो हमेशा क्रस्ट हमेशा ट्रफ के फॉर्म में एंड वाइस वर्सा, यानी कि उल्टा, ट्रफ हमेशा क्रस्ट के फॉर्म में। इस तरीके से हमारा यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है। यही बातें आपको समझ के रखनी थी ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल अब समझते हैं, अगला एग्जाम्पल हमारा है, अगला वाला एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में सेम हमने स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया है, रिफ्लेक्शन देख रहे हैं हम लोग साउंड का। पहला रिफ्लेक्शन समझ गया, जब कभी भी रिजिड बॉडी का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा सीधा जाने वाली जो वेव होगी वैसे का वैसे रिवर्ट होगी, बट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स की वजह से की तरह अपोजिट होगी, मतलब क्रस्ट ट्रफ के फॉर्म में, ट्रफ क्रस्ट के फॉर्म में अगर रिजिड बॉडी लिया तो। यहां भी रिजिड बॉडी है, लेकिन हमने उसी बॉडी में एक मान लो पोल है और पोल में हमने एक मतलब रिंग डाल दी है, रिंग, और रिंग से रस्सी को बांधा है। इमेजिन कर पा रहे हो ना, हम लोग गांव में गाय भैंस को वैसे ही रिंग से बांध देते हैं, वैसा ही अब वो रिंग मूव कर सकती है ऊपर नीचे। मान लो एक आपके सामने पोल है और पोल में रिंग डाल दो और रिंग से रस्सी बांध दो। इमेजिन कर पा रहे हो ना? ठीक है, तो यही है ए और बी, मान लो मैंने रस्सी बांध दी। अब यहाँ पे क्या होगा जरा आप समझना, थोड़ा सा आपको इमेजिन करना है। यहाँ की जो मेरी पार्टिकल है, सारी पार्टिकल मैंने जर्क प्रोवाइड किया तो ये पार्टिकल ऊपर जाएंगे, मतलब सारे पार्टिकल यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएंगे और वेव बनाएंगे, वेव बन जाएगा। ऐसे ही मोशन करते करते जब हमारे रिंग के पास, हमारे जब पार्टिकल पहुंचेंगे रिंग के पास,
तो रिंग भी हमारी उछल कूद करके ऊपर चली जाएगी, इमेजिन कर पा रहे हो। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे जर्क प्रोवाइड किया तो हमारे पार्टिकल ऊपर गए थे ना सारे के सारे, वैसे ही हमारी रिंग भी ऊपर जाएगी। लेकिन जरा इमेजिन करो जब रिंग नीचे आएगी तो ये खुद रिंग प्रोवाइड करेगी फोर्स ऑफ पार्टिकल में। तो जो हमारा रिवर्सिंग होगा यहाँ पे क्या होगा, मतलब समझ सकते हो आप लोग, जस्ट इमेजिन करना यार। यहां से हमारा ऐसे गया और हमने जोर से झटका, इमेजिन करो कि आपने एक रस्सी को थग ऑफ वॉर खेलते ना, वैसे ही हमारी जो रस्सी होती है, रस्सी को सपोज दैट हम लोग ऐसा मूव कर रहे हैं, ऐसा 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 मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब स्ट्रिंग रिंग है, वो रिंग भी जब यहाँ की वेव ऐसे ऐसे घूमते घूमते रिंग के पास आएगी तो ये रिंग ऊपर चली जाएगी। समझो ना, ऐसा इमेजिन करो ना, रिंग को ऊपर लेके रस्सी चली जाएगी और जब वो रिंग नीचे आएगा तो रिंग मजबूत है मान लो, तो रिंग भी खुद इस पार्टिकल में अपना फोर्स अप्लाई करेगा। तो वहां का जो पार्टिकल होगा फिर से उसी तरीके से रिवर्ट बैक हो जाएगा और यहाँ पे कोई भी चेंज इन डायरेक्शन नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे रिजिड बॉडी तो है लेकिन वो बॉडी खुद मूव कर रही है एज अ पार्टिकल। तो हमारा ये रिजिड बॉडी मतलब थर्ड लॉ यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे हमारा सीधा का सीधा जिस तरीके से रिंग था वो रिंग वैसा ही हमारे यहाँ पे पार्टिकल में फोर्स देगा और हमारा पार्टिकल फिर से ऊपर हो जाएगा और फिर हमारा पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करेगा। मतलब जैसा क्रस्ट था वैसा ही क्रस्ट का क्रस्ट ही रहेगा। मतलब हमारा यहाँ पे रिंग ने पार्टिकल को, जैसा हमने यहां से फोर्स दिया था तो हमारा पार्टिकल ऊपर गया था, इतना समझना है बस। तो वैसे ही हमारा यहाँ पे रिंग भी फोर्स देगा पार्टिकल को, तो पार्टिकल फिर यहां से भी ऊपर ही जाएगा, मतलब क्रस्ट का क्रस्ट ही बनेगा, रिफ्लेक्शन के टाइप भी। समझ गया अच्छे से। तो मान लो अगर आपका क्रस्ट पॉइंट बी पे रीच कर रहा है और आपकी स्ट्रिंग जो है वो अपवर्ड पुल या फिर डाउनवर्ड पुल कैसी भी जा रही है और आपका रिंग यहाँ पे फिर अपवर्ड मूव कर रहा है, तो जो आपकी वेव होगी वो रिफ्लेक्ट तो होगी बट वो क्रस्ट के फॉर्म में ही रिफ्लेक्ट होगी, जैसा गया था वैसा ही आएगा अगर सामने वाला भी मूव कर रहा है तो। समझ गया, मतलब फेज में कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं होने वाला है, मतलब क्रस्ट का क्रस्ट ही आएगा और ट्रफ का ट्रफ ही रहने वाला है। ऐसा नहीं कि पहले जैसा यहाँ पे रिजिड बॉडी थी और रिजिड बॉडी मूव नहीं कर रही थी तो यहाँ पे ये दीवार का काम कर रही थी, बट यहाँ पे हमारे ये रिंग का काम कर रही है, तो रिंग तो मूव कर रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। समझ गया, तो ये बातें थोड़ा सा आपको समझ के रखनी है। अब हम लोग यहाँ पे आपको समझ चुके ना, रिंग वाले कंडीशन में क्रस्ट का क्रस्ट ट्रफ का ट्रफ ही रहता है। बट इन द केस ऑफ थर्ड एग्जांपल समझते रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में, बेस्ट तरीके से आपको समझा रहा हूं, ध्यान देना। अब मान लो ये आपको थोड़ा देख के अजीब लग रहा होगा, अजीब नहीं समझना है, बस यहाँ पे ध्यान देना है। आपके पास ये पहला कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन है, दो कंडीशन आपके पास, ये पहली कंडीशन और ये दूसरी कंडीशन। यहाँ पे जो डार्क डार्क में दिया हुआ है ना, जिसे हम पी कहते हैं, पी ये हमारी हैवी रस्सी है, मजबूत नहीं, मोटी वाली येलो कलर की रस्सियां आती हैं गांव वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। और जो क्यू होती है, क्यू ये हमारी हल्की रस्सी है। अब हमने हल्की रस्सी और मजबूत रस्सी जो हमारी हैवी है उन दोनों को हमने ओ पॉइंट से बांध दिया है, इस पॉइंट में बांध दिया है। अब ये हमारा डेंसर मीडियम बन गया, ये हमारा रेरर मीडियम बन गया। अब आप बोलो कि डेंसर कैसे हुआ ये, तो हर एक वो मीडियम डेंसर कहलाता है जहां पे पार्टिकल की डेंसिटी ज्यादा होती है, मतलब पार्टिकल ज्यादा रहेंगे। तो मोटी रस्सी में ज्यादा ही रहेंगे ना पार्टिकल, तो वो डेंसर मीडियम है। हल्की रस्सी में कम पार्टिकल, मतलब हल्की वाला मीडियम, यानी कि हमारा रेरर मीडियम। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, जब हमारा अब पहले केस में देखते हैं, हमारा पहले केस में जब हमारे हैवियर वेव से देखो क्रस्ट जा रहा था, हैवी वेव से, हैवी स्ट्रिंग से हमारा क्रस्ट जा रहा है, जब वो यहाँ पे रेरर मीडियम में एंटर करेगा ना, तो यहाँ पे वापस जैसे क्रस्ट से गया था वैसे ही हमारा यहाँ पे ट्रफ बन के आता है। समझ गया, वैसा ही क्रस्ट गया था क्रस्ट ही बन के आएगा। आप देख सकते हो, देखो क्रस्ट बन के जा रहा है और क्रस्ट ही बन के आ रहा है, देखो ये क्रस्ट ही बन के आया है, पहला केस। समझ गया क्या? तो जब हमारा क्रस्ट ट्रेवल करेगा अगर हैवी स्ट्रिंग से, तो रिफ्लेक्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट ही, क्रस्ट के फॉर्म में ही रिफ्लेक्ट होगा। अगर क्रस्ट बन के गया था तो क्रस्ट बन के ही रिफ्लेक्ट होगा। ये बातें आपको थोड़ा समझ के रखनी है। और ऐसे सेकंड केस में अगर मैं बात करूं, अगर मान लो मेरा लाइट वाली स्ट्रिंग है और लाइट वाली स्ट्रिंग से मेरा क्रस्ट जा गया और वो हैवी यानी कि रेयरर मीडियम है ये और डेंसर है, मतलब मेरी इस बार वेव रेयरर मीडियम से मेरी डेंसर मीडियम में वेव जा रही है, तो यहाँ पे अभी क्या होगा, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगा, तो जब रेयरर से डेंसर में जाएगी ना, तो हमारा यहाँ पे रिफ्लेक्शन बदल जाएगा, ये हमारे क्रस्ट का ट्रफ बन जाएगा। देखो यहाँ पे क्रस्ट था तो यहाँ पे ट्रफ बन गया, और जो रिफ्लेक्शन था यहाँ पे क्रस्ट बन के निकलेगा हमारे मतलब हैवी वाले में। क्लियर हो गया ये पॉइंट? तो इतना आसान था, मतलब बस इतना याद रखो कि अगर हम लोग डेंसर से रेयरर में जाते हैं, डेंसर से रेयरर में जाते हैं, तो क्रस्ट हमारा क्रस्ट ही रहता है और हमारा जो यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन होता है वो रेयर फ्रैक्शन ही रहता है, क्रस्ट क्रस्ट के फॉर्म में ही आएगा। लेकिन जब रेयरर से हम डेंसर में जाएंगे
तो एक बात ध्यान रखना, हमेशा कभी भी याद रखना, हम लोग जब रेयर यानी कि लाइट वाली स्ट्रिंग से हैवी वाली स्ट्रिंग में जाएंगे तो हमारा जो क्रस्ट है वो रेयर फ्रैक्शन में बदल जाएगा। ये बात आपको ध्यान देना है। क्रस्ट हमारा हमेशा रेयर फ्रैक्शन, देखो यहाँ पे क्रस्ट है, ये रेयर फ्रैक्शन में बदल गया, और वही रिफ्लेक्शन हमारा जब हैवी में जाएगा तो वो क्रस्ट बन के ही जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना और कुछ नहीं, इतनी चिंदी सी बात है और कुछ नहीं यहाँ पे आपको करना है। और हमारा रेयर फ्रैक्शन जो था वो क्रस्ट में बदल जाएगा, और हमारा जो मतलब क्रस्ट है वो ट्रफ में, मैं इसे रेयर फ्रैक्शन बार बार बोल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पे ट्रफ है, ट्रफ, ये हमारा यहाँ पे ट्रफ है, ठीक है, ट्रफ, ठीक है। ये बात आपको समझनी है, मतलब कि जो हमारा क्रस्ट है वो क्रस्ट में, और जो हमारा ट्रफ है वो ट्रफ में। ऐसे हमारा यहाँ ट्रफ है ट्रफ में, और यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, रेयर से डेंसर में जाने के टाइम पे, रेयर से डेंसर में जाने के टाइम पे हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे हमारा क्रस्ट का ट्रफ बन जाएगा और ट्रफ का क्रस्ट बन जाएगा। लेकिन जब हम डेंसर से रेयर में जाएंगे तो हमारे क्रस्ट का क्रस्ट ही रहेगा और ट्रफ का हमारे ट्रफ ही रहेगा। मैं कभी कभी से कंप्रेशन बोल दिया था, वो लॉन्जिट्यूडनल वेव में होता है, अभी हम ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है। इतना ही बस आपको याद रखना था और कुछ नहीं करना है, यही हमारा रिफ्लेक्शन है। इन सभी के रीजन में आगे चल के आपको बताऊंगा क्यों डेंसर मीडियम से जाने के बाद किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है, मतलब क्रस्ट का क्रस्ट रहता है, ट्रफ का ट्रफ बन जाता है, उल्टा सीधा कैसे हो जाता है, ये सब मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ये हमारा था गाइस पूरा हमारा तीनों एग्जाम्पल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव के, उसमें से भी ये हमारा ट्रांसवर्स वेव का था। अब हम देखेंगे लॉन्जिट्यूडनल वेव के लिए। अब आपको सब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट भी आपको सब समझ में आ जाएगा आराम से, सेम कंडीशन रहती है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ यहाँ पे जो हमारा लॉन्जिट्यूडनल वेव, सो यहाँ पे जो सारी चीजें दी हुई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब लॉन्जिट्यूडनल वेव का रिफ्लेक्शन देखना है। गाइस वी ऑल नो दैट कि जो हमारा लॉन्जिट्यूडनल वेव होती है उसमें दो टाइप की चीजें होती हैं, एक कॉम्प्रेशन होता है, एक रेयर फ्रैक्शन होता है। ये हमने 9th से पढ़ा है। कॉम्प्रेशन में क्या होता है, हाई डेंसिटी होती है पार्टिकल की, इसमें लो डेंसिटी होती है पार्टिकल की। ये आपके लिए नोट्स है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो, ठीक है। तो हमारा कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन, मतलब जब हम कोई चीज बोलते हैं ना, हमारा मान लो एक माउथ है, और जो हम जब कोई भी चीज बोलते हैं तो क्या होता है, यहां से हमारी पहले कॉम्प्रेशन निकलती है, फिर रेयर फ्रैक्शन होता है, फिर कॉम्प्रेशन निकलती है, फिर रेयर फ्रैक्शन होता है, बिकॉज लॉन्जिट्यूडनल वेव ही साउंड वेव कहलाती है। इसीलिए हम जो बोलते हैं ये साउंड वेव ही होती है, इस तरीके से हमारी वेव निकलती है। ये बातें आपको समझ के रखनी है। तो जहां पे कॉम्प्रेशन ये सी है, ये रेयर फ्रैक्शन है, ये कॉम्प्रेशन है, ये रेयर फ्रैक्शन है। जहां पे कॉम्प्रेशन है यहाँ पे हमारे पार्टिकल की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे हमारे पार्टिकल की डेंसिटी बहुत कम है। आप यहाँ पे देख सकते हो, डेंसिटी मतलब जहां पार्टिकल ज्यादा वहां पार्टिकल की डेंसिटी ज्यादा। मेले में भीड़ जहां ज्यादा रहती है वहां पे पब्लिक की डेंसिटी ज्यादा रहती है, यही बस आपको समझ के रखना है। तो गाइज यहाँ पे कंडीशन की हम बात करते हैं, जो कंडीशन से हमारे, तो लॉन्जिट्यूडनल वेव के लिए जब हमारी कोई भी साउंड वेव या लॉन्जिट्यूडनल वेव, यही हमारी पूरी लॉन्जिट्यूडनल वेव है, जब ये हमारी वेव रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, एक हमारे पास मीडियम है, मान लो एक ये हैवी कोई भी चीज है और यहाँ पे एयर है, और यहाँ पे ये हमारा जो पार्ट, ये हैवी जो चीज है हमारे पास, ये हमारे डेंसर मीडियम की बनी है। मतलब यहाँ पार्टिकल ऑब्वियस सी बात है ज्यादा है तो ये डेंसर मीडियम ही कहलाएगी, और यहाँ पे पार्टिकल कम है एयर में तो ये रेयरर मीडियम कहलाएगा। तो रेयरर से जब हम डेंसर में जाएंगे तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कंडीशन लिख के रखी, इनका कॉन्सेप्ट अभी आपको समझाऊंगा, इसको समझ लो अच्छे से पहले। तो कॉम्प्रेशन का कॉम्प्रेशन बन के ही निकलता है, और रेयर फ्रैक्शन का रिफ्लेक्शन रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में ही होता है। दीज आर दी एमसीक्यू पॉइंट, एग्जाम में जरूर आता है, याद कर लेना अच्छे से, बुक में से बहुत ढूंढ के मैंने लिखा है। तो कॉम्प्रेशन का कॉम्प्रेशन जैसे ही और रेयर फ्रैक्शन का रेयर फ्रैक्शन जैसे ही निकलता है। ये बातें आपको समझ के रखनी है, ठीक है। अब इसका आपको यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा जिससे कि आपको सारा कॉन्सेप्ट एक झटके में समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे आपको समझना है, ये है हमारा रेयर फ्रैक्शन, देखो कितनी दूर दूर लाइन है, ये रेयर फ्रैक्शन है, और ये हमारा कॉम्प्रेशन है वेव का। एंड दिस इज माई रिजिड वॉल, जो कि मेरा डेंसर मीडियम का काम कर रही है, और ये मेरा रेयर मीडियम है। यहाँ पे ये पूरा रेयर मीडियम है, इस वॉल के इस साइड पूरा रेयर मीडियम है, और ये खुद वॉल एक डेंसर मीडियम है। यही बातें अब आपको समझनी है। तो माय डियर, जब हमारा यहां से कॉम्प्रेशन आगे जाएगा, अब कॉम्प्रेशन में पार्टिकल की डेंसिटी ज्यादा होती है, जब हमारा ये कॉम्प्रेशन आगे जाएगा और वॉल से टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हमारे ये कॉम्प्रेशन यहाँ पे जाएगा तो ये वॉल हमारा डेंसर मीडियम है। अब ये यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ सेम अप्लाई होगा। हमारी वॉल गई और इसने वॉल में धक्का दिया, वॉल में भी डिस्टर्बेंस लाएगा, लेकिन वॉल को कुछ नहीं होगा, बिकॉज दिस इज द डेंसर मीडियम एंड रिजिड वॉल है।
रिजिड मतलब एक कठोर, एक मजबूत, इसको कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, न्यूटन के थर्ड रूल का यहाँ पे अप्लाई होगा और इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वली जैसे कंप्रेशन गया था वैसे ही कंप्रेशन लौट के आएगा। मतलब हमारा कंप्रेशन कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा इस जो हमारा पूरा का पूरा रिजिड वॉल है इसका। तो जैसे कंप्रेशन गया था पार्टिकल वैसे के वैसे ही वाइब्रेट होकर वापस से निकल के आ जाएंगे। सो दिस इज द कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन और दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो जब हमारा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में हम जाते हैं तो हमारी कंप्रेशन जैसे ही निकलती है और रेयरफेक्शन अगर जाती तो रेयरफेक्शन जैसे ही निकलती। समझ गया? नाउ अब हम अगली कंडीशन में बढ़ते हैं। ये हमारा रेयरफेक्शन से रेयर मीडियम से डेंसर के लिए जाने के लिए था। अब यहाँ पे समझते हैं, जब हम लोग सिमिलरली डेंसर मीडियम से अगर रेयर में जाएंगे तो क्या होगा। तो हमारा जो कंप्रेशन है वो रेयरफेक्शन के फॉर्म में वापस लौट करके आता है और जब हमारा रेयरफेक्शन है वो हमारा कंप्रेशन के फॉर्म में लौट करके आता है। इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, समझ लो ये जो हमारा इस वॉल के इस साइड पूरा डेंसर मीडियम था और ये मेरा है रेयर मीडियम। समझ गया अच्छे से? क्या होता है इसमें, कंप्रेशन रेयरफेक्शन बन के निकलता है और रेयरफेक्शन कंप्रेशन बन के निकलता है जब हमारा रिफ्लेक्शन होता है तब। अब देखो यहां पे हमारा क्या हो रहा है, ध्यान देना, जाने के टाइम पे कंप्रेशन इधर है, रेयरफेक्शन इधर है। मतलब रेयर, ये हमारा वॉल है, ये इंटरफेस है जो इस डेंसर मीडियम को और इस रेयर मीडियम को डिवाइड कर रहा है। अब हमारी वॉल डेंसर से रेयर में जा रही है ना, रेयर में जा रही है। तो अब यहां पे आपको समझना है माय डियर, ये हमारी रेयर मीडियम से हमारा जो भी रेयरफेक्शन जाएगा वो कंप्रेशन बन के निकल रहा है इस तरीके से। अब समझना ऐसा कैसे होता है। अब जरा ध्यान देना गाइस, रेयर मीडियम में पार्टिकल की डेंसिटी बहुत कम होती है, पार्टिकल इनफैक्ट बहुत कम होते हैं। और रेयरफेक्शन के यहां से अगर मान लो रेयरफेक्शन गया या कोई भी वेव गई, कंप्रेशन गया या रेयरफेक्शन गया, मान लो कंप्रेशन गया या रेयरफेक्शन कोई भी गया, उससे कोई फर्क हमको नहीं पड़ता है। तो देखो जरा मैं आपको एक यहाँ पे एक चीज दिखाता हूं। मान लो कि सपोज दैट मेरे पास एक ये थोड़े थोड़े यहाँ पे पार्टिकल हैं जो कि रेयर मीडियम का पार्टिकल है, यहाँ पे रेयर मीडियम के पार्टिकल हैं और यहां से मेरी एक वेव आ रही जो कि रेयरफेक्शन है। ये रेयरफेक्शन की मेरी एक वेव आ रही है, इस तरीके से मेरी वेव आ रही है। मैं थोड़ा दूर से आपको बना के दिखाता हूं किस तरीके से यहाँ पे होता है, चीजें ध्यान देना। दूर से मेरी रेयरफेक्शन की वेव आ रही है, इस तरफ आ रही है। अब जब ये वेव आएगी तो ये रेयरफेक्शन की वेव इस पार्टिकल को हटाने में थोड़ा सा टाइम लगी, तब तक हमारी सारी की सारी वेव आके एक दूसरे से चिपक जाएंगी आके, समझ रहा है? लेकिन ये पार्टिकल नहीं हटेगा। लेकिन जैसे ही सारी वेव आएंगी तो हो सकता है ये पार्टिकल में ज्यादा पावर लगे और ये पार्टिकल हमारे डिस्टर्ब होकर बाहर चले जाए, रेयरफेक्शन के पार्टिकल। वाई? बिकॉज रेयरफेक्शन में पार्टिकल बहुत कम होते हैं। यही अगर डेंसर मीडियम होता तो हमारी ये वेव इसका कुछ नहीं उखाड़ पाती, तो हमारा डेंसर का डेंसर ही रहता, रेयर का रेयर रहता, जैसे कि अभी हमने देखा था। लेकिन यहां पे हमारा मतलब कंप्रेशन का कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का रेयरफेक्शन ही रहता। बट इन दिस केस ये हमारा क्या है, हमारा यहाँ पे रेयर मीडियम है जहां पार्टिकल बहुत कम होते हैं। तो जब हमारी रेयरफेक्शन यहाँ से आएगी, तो जब ये यहाँ पे आएगी ना, तो ये सारी वेव ट्राई करेंगे कि इस पार्टिकल को हटा दिया जाए। ये पार्टिकल खुद एक दूसरे से चिपक के फोर्स लगाएंगी और जब ये चिपक के फोर्स लगाएंगी, जब ज्यादा फोर्स हो जाएगा ये पार्टिकल हमारा डिस्प्लेस होकर साइड में हो जाएगा। लेकिन ये कंप्रेशन बन जाएगा। दिख रहा है यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा हो गई ना पार्टिकल की, ये कंप्रेशन बन जाएगा। तो जब हमारा यहाँ से रेयरफेक्शन देख रहे हो आप, यहाँ पे रेयरफेक्शन जाएगा तो कंप्रेशन बन के आएगा। यही है कॉन्सेप्ट। तो हमारे ये पार्टिकल साइड चले जाते हैं, तब पार्टिकल जैसे साइड में गया तो ये हमारा क्या बन गया, कंप्रेशन बन जाता है। क्योंकि इसने पूरी रेयरफेक्शन की वेव ने ट्राई किया कि हम इस वेव को हटा दें, इस पार्टिकल को, रेयर मीडियम के पार्टिकल को हम हटा दें। लेकिन जब हटाने लगते हैं तो वो खुद ही कंप्रेशन बन जाते हैं। यही कॉन्सेप्ट था यहाँ पे समझने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, सुपर पोजिशन ऑफ द वेव आज हमारा टॉपिक है। अभी हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अभी तक तो हमने जस्ट ऐसे बेसिक सीखा था हालांकि, और आपको पता ही है कि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आने वाले हैं। प्रोग्रेसिव वेव से आएगा, है ना, फिर लॉन्जिट्यूडनल है, हमारा ट्रांसवर्स वेव है, इन सभी से हमारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। लेकिन सुपर पोजिशन ऑफ द वेव अब हमारा एग्जैक्टली यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा सुपर पोजिशन आखिर होता क्या है वेव का, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। शायद आपको ये पहली दो लाइनें ना समझें, लेकिन आगे चल के आपको तुरंत समझ जाएंगे जब मैं इनको बार बार प्रूफ करूंगा। ठीक है, तो समझ के रखो सुपर पोजिशन का मतलब होता क्या है। सुपर पोजिशन मतलब ये होता है कि एक, मान लो एक पोजिशन तो है ही, उसके ऊपर एक और पोजिशन आ जाए। सो यहाँ पे अभी तुम लोग को सबके समझना है कि मान लो एक पोजिशन है और इसके ऊपर दूसरी पोजिशन आ गई। यही हमारा होता है सुपर पोजिशन ऑफ द वेव।
फिलहाल वेव बोला है तो यहाँ पे वेव का सुपर पोजिशन होगा, एक पोजिशन के ऊपर दूसरी पोजिशन। अब मान लो यहाँ पे वही दो वेव है, वो एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रही है। तो ये जब ट्रेवल करती है, मान लो ये हमारा एक पॉइंट है। अब समझना अच्छे से, हाँ, यहां से एक वेव ऐसे जा रही, यही पॉइंट से ए भी निकलेगी, और एक और दूसरी वेव जा रही, यही पॉइंट से ए भी निकलेगी। जब ये यहां से निकलेंगे तो ये कैसे निकलेंगे आपको देखो, यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ। ये मेरा एक पॉइंट है और एक मेरी वेव ऐसे 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 आ रही है और यही पॉइंट से निकल के जाएगी, और ऐसे मेरी एक दूसरी वेव भी आ रही है, वो भी वही पॉइंट से निकल के जाएगी। तो जब ये बाहर निकलेंगी ना तो कैसे निकलेंगी जानते हो? कुछ ऐसे, ये इनका पूरा एकदम सुपर पोजिशन बन जाएगा, कुछ ऐसे, समझ रहे हो? दिस इज द सुपर पोजिशन ऑफ द वेव, ये हमारे सुपर पोजिशन ऑफ द वेव होता है, समझ रहे हो? कुछ ऐसे ही हो जाएगा, आगे चल के हम एक एक पॉइंट में समझेंगे, कुछ ऐसा ही हो जाएगा। मैं बार बार मेरे शब्दों को ध्यान देना। और ये इनको दूसरी वेव से कोई फिर मतलब नहीं होता है, देयर इज नो अदर वेव, ऐसा ये बिहेव करते हैं। इनके कोई भी जब ऐसा ये सुपर पोजिशन बना देते हैं ना, ये सुपर पोजिशन है, सुपर पोज भी से आप कह सकते हो, सुपर पोज हो गई ये डीएनए जैसा। फिलहाल डीएनए मत समझ लेना, ठीक है? तो ये इनमें इनके कोई शेप में चेंज नहीं होता, इनके कोई नेचर ऑफ इंडिविजुअल वेव में कोई चेंज नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं कि ये वेव और ये वेव मिली है तो ये हमारी एक इंडिविजुअल वेव है, ये हमारी एक इंडिविजुअल वेव है। ये वेव और ये वेव में कुछ इनके नेचर में, इनके शेप में, इनके कुछ बिहेवियर में बदलाव आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, जबकि ये सुपरपोज हो जाती हैं। मतलब ये वेव जितनी एम्पलीट्यूड रहेगा, जितना इसकी फ्रीक्वेंसी, जितना इसका वेवलेंथ, सब वैसा ही रहेगा, वैसे ही इसका भी रहेगा, बस ये सुपरपोज हो जाती हैं, ठीक है? ये बात आपको बस ध्यान रखना है। चलो तो अब हम यहाँ पे इसकी एक डेफिनेशन समझते हैं सुपर इम्पोजिशन ऑफ द वेव की। आप बोलोगे ये क्या लिखा हुआ है, इतनी बड़ी ये पूरी डेफिनेशन है, ये आपको 1 मार्क्स दिलाएगी, और यही एक चैलेंजिंग पॉइंट होता है इसकी डेफिनेशन याद करना। मैं पागल नहीं हूं कि मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्टली दिया है, बोर्ड एग्जाम में ये डेफिनेशन एग्जैक्टली सिमिलर आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, डिस्क्राइब सुपर पोजिशन ऑफ द वेव, और आपको यही डेफिनेशन एग्जाम में लिख करके आनी है। तो क्या है जरा समझ के लो तो ज्यादा लिख पाओगे, अगर ऐसे ही मतलब बस पढ़ोगे तो कुछ नहीं समझेगा। समझो, मान लो व्हेन, जब, एक एक मतलब समझा रहा हूं, बोलोगे क्या ऐसा हिंदी में तो मतलब बता रहे हो, इसको बताऊंगा भी आपको, थोड़ा धैर्य करो, लेकिन एक बार रीड करो इस पूरे डेफिनेशन को, फिर आपको समझेगा इसका सुपर पोजिशन का पूरा कॉन्सेप्ट। तो व्हेन 2 और मोर वेव्स, 2 या 2 से ज्यादा वेव्स एक मीडियम में ट्रेवल कर रही हैं, ट्रेवलिंग थ्रू अ मीडियम, पासेस थ्रू अ कॉमन पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट, जो भी आपको मैंने बताया वही चीज है, पासेस थ्रू अ कॉमन पॉइंट, और 2 वेव हमारी सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही है, वही चीज अभी बोल दिया उसने। ईच वेव प्रोड्यूसेस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट। अब बोलोगे ये क्या लाइन लिखा है? अब मान लो ये पार्टिकल था, रोटेट हो रहा था ऐसे ऐसे, ये यहां से ये पार्टिकल ऐसे वेव मोशन करेगा, ये पार्टिकल का यहाँ पे क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। हर एक पार्टिकल का अपना अपना डिस्प्लेसमेंट होता है, समझ रहा है? तो इनका खुद का एक अपना अपना ओन डिस्प्लेसमेंट होगा, उसी जो हमारा कॉमन पॉइंट था वहां पे। और ये वेव, अदर वेव अगर इसके अगल बगल आई तो उसके ये क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट रहेगा। वही लाइन मैंने यहाँ लिख के रखी है, when 2 waves traveling through a medium cross each other they behave like that there is no other wave, दूसरी वेव उसके अगल बगल नहीं है। इसका एक एग्जांपल भी आपको दूंगा, टेंशन मत लो। तो they behave like there is no other waves are present। तो जो माइडर जब दोनों वेव मर्ज हो जाएंगी तो उनका जो रिजल्टेंट वेव डिस्प्लेसमेंट होगा, अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मान लो ये मीन पोजीशन में पार्टिकल है, कितना ऊपर तक ये डिस्प्लेस हो सकता है, यही इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो मान लो इसका यहां से मेरा पार्टिकल ये इतना डिस्प्लेसमेंट किया, यहां से लेकर के ये मैक्सिमम पॉइंट यहां तक आ गया। तो जब ऐसे एक वेव का हो गया, ऐसी दूसरी वेव आएगी, है ना, ऐसी एक वेव का हो गया, ऐसी दूसरी वेव आएगी, इसका यहां तक है, ये हमारा मीन पॉइंट था, इसका यहां तक है, ऐसे दूसरी वेव का भी कुछ होगा। तो जो उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ये और उसी पॉइंट में जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है वो इक्वल होता है वेक्टर सम एडिशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। मतलब पहले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और दूसरे वाले वेव का पार्टिकल जो उसका डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर दो, जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो ऐसी वेव हमारी, जिस वेव में ऐसा सब कुछ होता है, उसी वेव को सुपर पोजिशन ऑफ द वेव कहते हैं। मतलब कि हर एक वो दोनों वेव सुपर पोजिशन ऑफ द वेव कहलाएंगी जब वो दोनों एक किसी मीडियम से ट्रेवल करें और वो ऐसा बिहेव करें कि कोई दूसरा वेव उनके अगल बगल में नहीं है, उनका कोई शेप चेंज ना हो, उनके नेचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, और उनका जो डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर सम हो, एडिशन हो। सम मतलब एडिशन, वेक्टर सम मतलब जस्ट एडिशन यार, एडिशन हो दोनों इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट जो दोनों सुपर इम्पोज हो रही थी, सुपरपोज जो हो रही थी
उन्हीं दोनों के डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम हो, यही हमारा सुपर पोजिशन ऑफ द वेव कहलाता है। अब क्यों ना हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लें, सब आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मान लो मेरी एक यहाँ पे पार्टिकल का डिस्टर्बेंस इतना, यहाँ पे इसका हाई इतना हमारा डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, और ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट इतना है। एक वेव आ रही है, दूसरी वेव यहाँ से जा रही है। आपकी बुक में कुछ और ही दिखाया है, मैं उसी चीज को इस तरीके से दिखा दिया। वहां पे टाइमिंग कुछ अलग अलग करके दिया है, मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से आपको दिखाया है। आपके चाहे तो आप बुक का देखो, यहाँ पे t=0 t=1 ऐसा समथिंग करके दिखाया है। मैं जानता हूं कि आप इस तरीके में बेटर समझोगे, एनसीईआरटी में ऐसा ही दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे समझना, हालांकि एनसीईआरटी का नहीं बता रहा हूं, मतलब ज्यादा बेटर समझे वो इंपॉर्टेंट है ना यार, यही तो आपकी बुक में भी लिखा, तो क्या है यार। ठीक है, तो जो यहाँ पे चीजें दी हुई हैं, अगर मान लो एक वेव ऐसे आ रही है और ये दोनों वेव दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो देखो इसका इस पार्टिकल यहाँ का इसका इतना यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है ऊपर तक, और इसका इतना डिस्प्लेसमेंट है। ये जब दोनों कंबाइन होंगे तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट, देखो ऊपर तक जाएंगे, ऊपर तक। ये इसका रिजल्टेंट है। मान लो पहले वेव का रिजल्टेंट इतना था, तो दूसरे का कंबाइन करोगे इतना रहेगा। दोनों का वेक्टर सम है, ये दोनों का एडिशन है। दिस इज द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टू इंडिविजुअल वेव। ये एक इंडिविजुअल वेव, ये दूसरी इंडिविजुअल वेव, दोनों के डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम है। समझ गया। और जिस पॉइंट पे ये मिलेंगे उस पॉइंट में ये ऐसा बिहेव करेंगे जैसे कि दूसरी वेव इनके अगल बगल कोई भी नहीं है, और इनका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सम की तरह बन जाएगा। मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट एकदम इकट्ठा मिल जाएगा, जुड़ जाएगा, और बड़ा सा एक डिस्प्लेसमेंट बनाएंगे पार्टिकल का, ज्यादा वाइब्रेशन होगा जब सुपर पोजिशन ऑफ द वेव हो जाएगी। समझ रहा है। तो यही है, मतलब ये खुद का ओन डिस्प्लेसमेंट लेके आते हैं उस पॉइंट में, और वहां पे एक रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बनाते हैं। देखो ये खुद का डिस्प्लेसमेंट लेके आ रहे हैं, ओन डिस्प्लेसमेंट, और एक खुद का एक रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बनाते हैं, जो कि एक वेक्टर सम होता है। दोनों डिस्प्लेसमेंट का एडिशन करोगे जितना बड़ा डिस्प्लेसमेंट बनेगा वही होता है। और फिर आगे की कंडीशन है, मान लो t=0 कंडीशन थी, t=1 सेकंड में इतना हो गया, फिर दूसरे सेकंड में ये वाली वेव आगे निकल जाएगी, ये वेव और आगे निकल जाएगी, मतलब ये वेव इधर चली जाएगी और ये वेव हमारी इधर चली जाएगी। समझ गया। अब आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब अभी देखो, जब ये लोगों ने पॉइंट में, जिस पॉइंट में ये मिले हैं हम तुमको, है ना, तो जहां पे हम मिले वहां पे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, और जहां पे हम नहीं मिले, जब हमारा मिल के हो गया तब हम अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते। समझ गया। ये बातें आपको क्लियर करके रखनी है। ऐसे तरीके के वेव को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कभी कभी कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। ये तो तब की कंडीशन है, ये भी इंटरफेरेंस ही हुआ ना, मतलब यहाँ पे इंटरफियर हो रही है दोनों वेव, या फिर यहाँ पे दोनों वेव सुपर इम्पोज हो रही है। आप जो इंग्लिश में कहना चाहो वही कह सकती हो। और ये हमारा वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड कंडीशन दिखाता हूं। जब हम पास तो आ रहे हैं, लेकिन हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे देखो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से ऊपर है, एफएचएम कर रहा है, और यहाँ पे पार्टिकल हमारा एसएचएम नीचे की तरफ कर रहा है। समझ रहे हो। अब हमारी वेव जब एक दूसरे से मिलेंगी तो क्या होगा, ऊपर वाला ऊपर का लूप बनाएगा, नीचे वाला नीचे का लूप बनाएगा। यहाँ पे कोई वेक्टर सम नहीं हुआ है। वेव तो सुपर इम्पोज हो गई है, सुपरपोज हो गई है, एक साथ मिल गई है वेव, लेकिन यहाँ पे जो हमारी वेव है, यहाँ पे हमारे डिस्प्लेसमेंट जो है, इनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट नहीं बन पा रहा है। हालांकि बना भी है अगर, तो जैसा कि इसके पहले बना था रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, वैसा यहाँ पे नहीं बना है, और है भी तो निगेटिव डायरेक्शन में है, और हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट हमारा निगेटिव डायरेक्शन में हो सकता है। समझ गया। तो हमारा एक आधा डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और आधा डिस्प्लेसमेंट हमारा नीचे है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई, जैसे यहाँ पे रिजल्टेंट एक दोनों का मिला करके डिस्प्लेसमेंट बना था, वैसा यहाँ नहीं बन पा रहा है। हम कह सकते हैं कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट एक वेव का कैंसिल कर रहा है दूसरे के डिस्प्लेसमेंट को। ये हमारा इस तरीके का यहाँ पे कैंसिलेशन हो रहा है, मतलब ऊपर वाला वेव है नीचे वाले को जुड़ने नहीं दे रहा है, वो उसको अपोज कर रहा है। भले एक लूप बना दे, लेकिन वो सामने वाले को क्या कर रहा है, वो अपोज कर रहा है। यही बातें आपको समझ के रखनी है। ऐसा कब होता है, जब हमारी वेव इक्वल एम्पलीट्यूड के साथ बट अपोजिट फेज में मूव करे। व्हाट इज फेज? फेज क्या होता है? फेज हमारे पार्टिकल स्टेट ऑफ द मोशन, पार्टिकल की स्टेट ऑफ मोशन। यहाँ पे पार्टिकल हमारा एफएचएम ऊपर के डायरेक्शन में कर रहा है, यहाँ पे पार्टिकल हमारा एसएचएम नीचे के डायरेक्शन में कर रहा है। दीज आर द पार्टिकल्स एसएचएम, यही हमारा फेज है। यहाँ पे फेज ऊपर है, यहाँ पे फेज नीचे है, तो अपोजिट फेज में है बट इक्वल एम्पलीट्यूड के साथ। एम्पलीट्यूड ये रहता है, ये डिस्टेंस मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस, चाहे वो ऊपर के एक्सट्रीम पोजीशन रहे चाहे नीचे का एक्सट्रीम पोजीशन रहे, है तो ये मीन पोजीशन से ही ना।
ठीक है। तो जब ये मिलेंगे तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को क्या करेगा, कट कर देगा, लेकिन भले एक लूप बनाएंगे। ये भी हमारा एक तरीके का सुपरपोज ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे का डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहा है, और फिर ये हमेशा अपोजिट में ही अपना अलग अलग हो जाएंगे, मिलने के बाद दूर दूर चले जाएंगे अपने अपने रास्ते। दीज आर दी सुपरपोजिशन ऑफ द वेव। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे सुपरपोजिशन ऑफ द वेव होता है। आई होप कि आपको अब सब समझ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एम्पलीट्यूड की बात करेंगे। अगर देखो हमने डिस्प्लेसमेंट तो देख लिया कि कई जब हमारे पास में आती है सेम, हमारा डायरेक्शन सेम होता है, एम्पलीट्यूड हमारा सेम रहता है। तो इस तरीके से वेव जो हमारी होती है दोनों ऊपर डायरेक्शन में आती है, और फिर यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट सम हो जाता है, वेक्टर सम। इस कंडीशन में जब हमारा एम्पलीट्यूड सेम रहे लेकिन हमारा फेज अपोजिट रहे, फेज हमारा अपोजिट रहे, ऊपर नीचे रहे, तो हमारा फेज जब अपोजिट है तो हमारे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक वेव का डिस्प्लेसमेंट दूसरे को कैंसल आउट कर देता है। बट व्हाट अबाउट माई एम्पलीट्यूड? तो एम्पलीट्यूड मेरा मैक्सिमम या लेस कब क्या कैसे रहेगा, यही हमको समझना है आज यहाँ पे। सो यहाँ पे अभी हमको वही चीज सेम सेम देके रखी कि अब हम यहाँ पे किसके बारे में देखने वाले, एम्पलीट्यूड के बारे में। तो जब हमारी दो वेव सुपरपोज होती हैं, आपने सुन लिया। अच्छा, मेरे को आपको एक एग्जांपल देना था ना कैंसल आउट करने वाले का, आपको एक एग्जांपल देना था, मैं उसको आपको एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे समझो, इसको मैं हटाता हूँ और यहाँ पे इसको आपको एग्जांपल देता हूँ, समझ के रखना अच्छे से। यहाँ सुपर पोजिशन में किस तरीके से एग्जांपल है, ध्यान देना अच्छे से। कैंसल आउट कर देती है सामने वाली वेव को, सामने वाली वेव से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो आप पुराने जमाने में अगर आप गाना सुनते तो आप सिर्फ म्यूजिक ही सुनते रहते, लेकिन आपको ना बाहर की नॉइज बहुत सुनाई देती है। आज के ज़माने में अगर हमको ईयरफोन्स के थ्रू हम म्यूजिक सुन सकते हैं और हमको कोई भी ज़्यादातर मतलब बाहर की बैकग्राउंड की आवाज़ आती नहीं है, कितना भी अगल बगल में ढिढोरा पिटते रहे लेकिन हम गाना आराम से सुन सकते हैं ईयरफोन लगा करके। कितना भी बैंड बजने तो गणपति वाला, मुंबई में गणपति के बैंड जानते हो ना कैसा बजते हैं, एकदम नाचने में मज़ा आ जाता है। ठीक है, तो वैसे ही समझ लो बैंड बज रहा है लेकिन हम ईयरफोन लगा के गाना आराम से सुन सकते हैं उस बैंड में भी। बाहर के बैंड की आवाज़ हम जब ईयरफोन लगा लेंगे तो कोई हमको सुनाई नहीं देगी, लेकिन फिर भी 100% कैंसलेशन तो नॉइज का नहीं हो पाता है। तो हम आज के जमाने में हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं, समझ गया। तो हेडफोन का इस्तेमाल करके गाइस हम लोग वहां से इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे से हम बच सकते हैं। तो आखिर होता क्या है, देखो हेडफोन में ऐसे डिवाइसेस लगे होते हैं जो सामने से बाहर वाले आने वाले नॉइज को कैंसिल कर देते हैं। जिस तरह जैसे ही हम लोग मतलब जो गाना हम सुनते हैं तो गाने की भी हमारी वेव होती है। तो जो हमारा ये डिवाइस लगा होता है हमारे हेडफोन में, अच्छे महंगे वाले हेडफोन में ऐसा रहता है, ठीक है। तो जो हमारा जो गाना बज रहा होता है वो गाना, उस गाने का जो वेव है, उस गाने का जो एम्पलीट्यूड है, उस गाने का जो डिस्प्लेसमेंट है, उसी सेम डिस्प्लेसमेंट का हमारा ये डिवाइस उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है। और इसके अलावा अगर कोई भी दूसरी वेव आई साउंड की, जैसे बैंड की वेव हो गई, ढोल नगारे बज रहे हैं, कोई बच्चा चिल्ला रहा है, कोई और कोई बोल रहा है, ऐसे कोई भी अगर उस वेव के, क्योंकि सभी का वेव का एम्पलीट्यूड अपना अपना रहेगा, तो अगर दूसरी वेव का अगर कोई एम्पलीट्यूड आया ना, तो ये वेव, इस डिवाइस से एक वेव निकलती है और वो उसमें सुपर इम्पोज हो जाती है। और जैसी सुपर इम्पोज होगी तो ये क्या कर देगी, उस वेव के इफेक्ट को कैंसिल कर देती है। क्यों? बिकॉज जब इसको फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने अदर वेव कौन सी है, ये वेव क्या कर रही है, इसके साथ एकदम कंबाइन हो जाएगी और सामने से जो हमारे सिंगिंग की वेव है उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ने देगा और ये सामने इसको निकल जाने देगा, हमारे कानों तक चला जाएगा और हम अच्छे से सुनेंगे, मजा करेंगे। समझ गया? तो इस तरीके से हमारी सारी चीजें होती है, मतलब कि हमारा डिवाइस क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा अगर हमारे गाने के अलावा कोई दूसरी वेव आई तो उस वेव को उसके साथ ही सुपर इम्पोज हो जाता है और फिर इसके अगल बगल जो भी वेव रहेगी उस वेव को ये आराम से जाने देगा, उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गया? यानी कि यहाँ पे क्या होने वाला है, उस वेव से अपने इस गाने वाली वेव, मान लो यही हमारी अदर वेव है, इस वेव को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही हमारा सुपर इम्पोजिशन ऑफ द वेव का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। समझ गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात करने जा रहे हैं, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव जो हमारा प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सुपर पोजिशन ऑफ द टू वेव, ये हमारा टॉपिक है। मतलब एम्पलीट्यूड हमारा रिजल्टेंट वेव का, मतलब दो वेव हमारी मान लो इस तरीके से आई और दो वेव ने हमारी क्या की, सुपर इम्पोज हो गई, ऐसे सुपर इम्पोज हो गई, सपोज दैट कुछ तो ऐसे सुपर इम्पोज हो गई, मान लो ऐसी सुपर इम्पोज हो गई, मान लो, ठीक है। तो जब सुपर इम्पोज हो गई तो इनका एम्पलीट्यूड क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है, यही हमको आज देखना है। तो मान लो गाइस कि दो हमारे पास वेव हैं और ये दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी सेम है बट इनका जो एम्पलीट्यूड है वो डिफरेंट है। मान लो पहले वेव का मान लो दो वेव यहाँ पे हो रही थी ना, दो वेव यहाँ पे हमारा सुपर इम्पोज हो रही थी ना, सुपरपोज हो रही थी, तो पहली वेव का एम्पलीट्यूड A1, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड A2। बट गाइस आप ही बताओ, मान लो अगर मेरा एक वेव ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है और दूसरी वेव यहां से मेरी ऐसे आ रही है,
समझ लो ऐसा, ठीक है। तो ये वेव का एम्पलीट्यूड कुछ और रहेगा, ये वेव का एम्पलीट्यूड कुछ और रहेगा। मान लो अगर एम्पलीट्यूड सेम भी है तो भी हम ऐसा कह सकते हैं ना कि इसका फेज अलग है, इसका फेज अलग है, क्योंकि ये थोड़ा दूर है ना डिस्टेंस से, ये भी थोड़ा दूर है डिस्टेंस से, फेज तो अलग ही है ना। मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरा A1 जो है और A2 दोनों एक फेज फाई से डिफर करते हैं, थोड़ा तो डिफर कर ही रहे हैं ना। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, वी नो दैट फ्रॉम 11th हमको पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है यानी y1 ऑफ द पार्टिकल, ये जो हमारा यहाँ पे इस तरीके से जो ऊपर कर रहा हूं ना, ये डिस्प्लेसमेंट है। एक पार्टिकल कितना ऊपर तक जा सकता है और फिर नीचे आएगा, तो जितना ऊपर तक गया मीन पोजीशन से, यही मेरा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। इसी को हम एक्सट्रीम पॉइंट भी कहते हैं, मीन पोजीशन से, यहाँ वही डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच वेव, मान लो मेरा एक y1 है एक y2 है, तो हमारा 11 से एक रिलेशन मिलता है कि A1, जैसे कि यहाँ पे हमारी पहली वेव का एम्पलीट्यूड A1 है और उसका डिस्प्लेसमेंट y1 है, तो y1 इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी, बिकॉज हम ट्रांसवर्स वेव की बात करें तो इस तरीके से चलेगा, साइनोसोइडल, इसीलिए साइन लिया है यहाँ पे। और y2 यहाँ पे प्लस फाई क्यों किया, आधे बच्चे तो कमेंट बॉक्स में बता ही देंगे क्यों किया, और नहीं बता पाएंगे तो मैं खुद बताता हूं। इसलिए किया क्योंकि यहां पे पहले लिख के रखा है कि हमारी जो दोनों वेव हैं उनका एम्पलीट्यूड डिफर करेगा बाय फेज फाई। इस सिंबल का नाम फाई है, हमने ऐसा कंसीडर किया है, हाँ फाई, इस फाई से डिफर करेगी। देखो ना यहाँ पे वेव वैसी भी डिफर ही करने वाली, कोई अगर ऐसी आई तो नीचे जाएगी, फिर कोई ऊपर से जाएगा, है ना ऐसा। तो ये फेज से डिफर करते हैं, यही मैंने यहाँ पे प्लस फाई लिख दिया है, मतलब y1 डिफर हो रहा है बाय द फेज एंगल और फेज फाई, ठीक है, इससे। और ये A2 हमारा क्या है, ये हमारा वेवलेंथ है और y2 हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन ऑफ द वेव, दोनों भी इंडिविजुअल वेव्स का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, वेक्टर सम होता है। यानी जो हमारी ये पहली वेव थी इसका और जो हमारी दूसरी वेव थी इसका, दोनों का डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर दो तो हमारा एक वेक्टर सम ऑफ द वेव मिल जाएगा। दोनों की वैल्यू को ऐड किया, यहाँ पे ऐसे लिख दिया। यहाँ पे अब थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए, आपके बुक में डायरेक्टली कर दिया है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से आपको बताऊंगा। A साइन ओमेगा टी यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लस A2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन A प्लस साइन B का फॉर्मूला, यानी कि साइन A प्लस साइन B का फॉर्मूला क्या होता है, साइन कॉस कॉस साइन, ये हमारा होता है फॉर्मूला। A पुट कर दो, यहाँ पे B पुट कर दो, बीच में प्लस तो प्लस डाल दो, A B ऐसा, समझ गया, साइन कॉस कॉस साइन A B एंगल। वैसे यहाँ पे साइन कॉस कॉस साइन, पहले एंगल है ओमेगा टी, बाद में फाई, तो यहाँ पे दोनों को पुट कर दिया, ओमेगा टी फाई, समझ गया, ऐसे एंगल पुट कर, दिस इज द फॉर्मूला, कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला होता है ये। नाउ अब इसमें A2 को अंदर दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये साइन ओमेगा टी और इस वैल्यू में से इधर देखो साइन ओमेगा टी, दोनों कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, इधर से A1, देखो यहाँ पे A1, इधर से cos फाई और A2 बचेगा, देखो यहाँ पे cos फाई और A2, और साइन ओमेगा टी कॉमन चला गया, और यहां से कुछ भी कॉमन नहीं जाएगा तो वैसे का वैसे ही छोड़ दिया। ये मेरा y की वैल्यू अभी तक इतनी मिली। अब आगे बढ़ते हैं, मैथमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे। यहां पे अब हम कुछ कंसीडर करने वाले हैं। तो यहां पे माय डियर अभी क्या होने वाला है, आप ध्यान देना अच्छे से, इस तरीके से आपको यहाँ पे समझना है कि ये जो चीजें हैं ये आपको यहाँ पे मिला और आपको ये मिला। अब यहाँ पे हम कुछ कंसिडर करेंगे, जैसे अलजेब्रा में हम कंसिडर करते हैं वैसे हम कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, ध्यान देना, A1 प्लस A2 कॉस फाई, ये देखो ना, ये कॉस फाई, ये भी वैल्यू कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड एक नंबर है कांस्टेंट, A1 एक नंबर कांस्टेंट, तो यहाँ पे जो A1 प्लस A2 कॉस फाई है ये हमारा कांस्टेंट है, लेकिन साइन ओमेगा टी टाइम चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है, ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे जो A1 प्लस A2 कॉस फाई हमारा कांस्टेंट है, इसको हमने A कॉस थीटा कंसिडर कर लिया, इक्वेशन नंबर 1, A कॉस थीटा कंसिडर किया है। सिमिलरली यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कॉस ओमेगा टी, ये हमारा ओमेगा टी टाइम इसके साथ ये हमारा कांस्टेंट नहीं है, लेकिन A2 एक नंबर, एम्पलीट्यूड एक नंबर में आएगा ना यार, और ऐसे कॉस फाई भी हमारा एक नंबर में आएगा, ये भी हमारा कांस्टेंट है। तो A2 साइन फाई को हमने कंसिडर कर लिया एज A साइन थीटा, हमने ऐसे ही मान लिया, भाई कांस्टेंट ही है तो हम कुछ भी ले लें। तो हम ऐसा इंटीग्रेशन में भी करते हैं, जिसको बच्चों को मैथ्स होगा, इंटीग्रेशन मालूम होगा, तो वैसा हम कंसिडर कर सकते हैं। कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है, चाहे हम कुछ भी लिखें, के पे दिखाएं, सी पे दिखाएं, मेरी मर्जी। तो वैसे हमने इसको यहाँ पे इससे दिखा दिया। अब इन्हीं दोनों वैल्यू को हम उनके जगह में पुट कर देंगे, जहाँ पे ये लिखा हुआ उसके जगह में हम ये पुट कर देंगे, जहाँ पे ये लिखा उसके जगह में ये पुट कर देंगे। तो A1 प्लस A2 कॉस फाई के जगह में A कॉस थीटा पुट कर दूंगा, यहाँ पे पूरे के जगह में A कॉस थीटा पुट करूंगा, देखो क्या आएगा, A कॉस थीटा आ गया। और
A2 साइन फाई के जगह में हम पुट करेंगे A साइन थीटा। देखो यहाँ पे A2 साइन फाई के जगह में हम क्या पुट किए थे, A साइन थीटा। तो कॉस ओमेगा टी के बगल में A साइन थीटा आएगा। देखो कॉस ओमेगा टी के बगल में A साइन थीटा आ गया। समझ गया, ये हमारा इस तरीके से आ गया दोनों वैल्यूज। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा आप जरा समझना अच्छे से। ये A और ये A अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, अंदर अंदर हमको बनेगा साइन ओमेगा टी। ये साइन ओमेगा टी पहले लिख दिया, बाद में कॉस थीटा लिखा, प्लस यहाँ पर क्या कर दिया, साइन कॉस कॉस ओमेगा टी डॉट साइन थीटा, ये लिख दिया मैंने। ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं इसको, A कॉमन ले लिया तो अब ये भी एक फिर से वही सेम फॉर्मूला बन गया कि साइन कॉस कॉस साइन ऐसे। तो यहाँ पे ओमेगा टी, यहाँ पर ओमेगा टी, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा, और ये साइन आ गया। ये हमारा कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला था और ये हमारा A बन गया। सो माय डियर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव। ये हमारा रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट है। मतलब अगर हमारी दो वेव इस तरीके से जिनका एम्पलीट्यूड जिनका डिस्प्लेसमेंट ये था y1 और y2, ये हमारे दोनों दो वेव थी जिनका डिस्प्लेसमेंट ये था, उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ये आएगा जब वो लोग सुपरपोज जाएंगे। सुपरपोज सुपरपोज SUPERPOSE सुपरपोज हो जाएंगे तो ये इनका डिस्प्लेसमेंट ये बन के आएगा। दिस इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये बात आपको समझना है। इस कंडीशन में इनकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, जितने भी इंडिविजुअल वेव रहेंगे उनकी फ्रीक्वेंसियां यहाँ पे एकदम सेम होने वाली हैं। यही बातें गाइस आपको समझ के रखनी है। ओके नाउ, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा टॉपिक क्या था, हमारा टॉपिक था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करने का। हमारा टॉपिक यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का नहीं था। लेकिन हमको एम्पलीट्यूड कहाँ से मिल रहा था, ये हमारा A वाला, यही हमारा एम्पलीट्यूड है। ये इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इसी को हमने, ये हमारे A1 A2 हमारे एम्पलीट्यूड कहला रहे थे। आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो ना यहाँ पे A1 A2, ये क्या है यहाँ पे A1 A2, ये हमारे एम्पलीट्यूड है जिनको हमने यहाँ पे ये कंसिडर किया है। इन्हीं का इस्तेमाल करके हम निकालेंगे एम्पलीट्यूड। मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी इसलिए निकाल दिया कि अगर आपसे पूछ लिया कि दो अगर वेव हैं और उनका अगर आप रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बताओ तो क्या बताओगे, तो आप यही बताओगे ना। तो यहाँ तक आप खैर सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर एम्पलीट्यूड बोला हो तो यहाँ तक तो आना ही है, फिर उसके बाद आपको ये भी सॉल्व करना है। इसके आगे क्या करना है आपको दिखाता हूँ। अब मुझे यहीं से एम्पलीट्यूड का रिलेशन चाहिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ इन्हीं चीजों से एम्पलीट्यूड का रिलेशन चाहिए। पूरा मैथ्स का कमाल है। अब देखते हैं कैसे आएगा। देखो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। जो ये हमारे पास इक्वेशन लिखा है इनको स्क्वायर करके ऐड कर दिया। पहले इसको स्क्वायर किया, फिर इसको स्क्वायर किया और दोनों को ऐड कर दिया। देखो करके दिखाता हूं आपको, देखो ना ध्यान से अच्छे से। A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा। देखो यहाँ पे A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बन गया। देखो इन दोनों को ऐड कर दिया है, हाँ देखो इसको ऐड कर दिया, तो फिर इनकी वैल्यू भी स्क्वायर होकर ऐड हो जाएंगी। तो A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगी, A1 प्लस A2 कॉस फाइव का पूरा होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे A1 प्लस A2 कॉस फाइव का होल स्क्वायर और बीच में ऐड कर दिया ना, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं। मैथ्स इतना आता ही होगा। A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी स्क्वायर करूंगा तो A2 स्क्वायर साइन फाइव, साइन स्क्वायर का फाइव, ये ऐड हो गया। ना यहाँ तक समझ गया रहेगा अच्छे से, एक बार वीडियो रिवाइज कर लेना नहीं समझा रहेगा तो। स्क्वायर करके यहां से देखो A स्क्वायर और ये A स्क्वायर कॉमन साइड में ले लिया, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आपको डायरेक्टली आपके बुक में यहां पे पहुंचा दिया है। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पे A1 प्लस A2 कॉस फाइव, यहाँ पे A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। यहाँ पे A का स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B का स्क्वायर। समझ गया अच्छे से। यहाँ पे A2 कॉस 5B है और A1 हमारा A है, तो A का स्क्वायर 2AB और हमारा ये B का स्क्वायर, और ये हमारा एज इट इज छाप दिया यहाँ पे। समझ गया। नाउ अब समझना, व्हाट इज आइडेंटिटी ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो A स्क्वायर इंटू 1 A स्क्वायर ही होता है। यहाँ पे भी देख लो अच्छे से, आप जरा दिमाग लगाना। यहाँ पे A स्क्वायर और A स्क्वायर कॉमन है ना, सेम है ना, जैसे यहाँ से A स्क्वायर कॉमन ले लिया था, वैसे यहाँ पे A2 का स्क्वायर कॉमन है। इनको साइड में लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, जरा आप ही मुझे बताना क्या बचेगा। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे A2 का स्क्वायर कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, कॉस 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, ये होता है 1। यहाँ पे बन जाएगा A2 का स्क्वायर ओनली बचेगा। यहाँ पे देखो ओनली A2 का स्क्वायर आ गया, मतलब ये पूरा टर्म ही गायब हो गया। इसके जगह में सिर्फ A2 का स्क्वायर बचा और बाकी ये इधर है और ये इधर है। समझ गया अच्छे से, ये बातें आपको समझ के नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे चीजें हुई हैं। नाउ बाय टेकिंग, अब देखो मेरे को एक एम्पलीट्यूड मिल गया ना, पहले देखो क्या था, दो एम्पलीट्यूड थे, आपको दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे A1 A2 दोनों अलग अलग वेव के A1 A2 दो एम्पलीट्यूड थे। अब मुझे देखो यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल चुका है जो कि A है। इसका मैं अगर स्क्वायर रूट लेता हूं तो A1 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 5 प्लस A2 का स्क्वायर इस तरीके से मिलता है, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर A मान लिया।
आपकी मर्जी, तो आप चलो 1 मान लो, ठीक है, ऐसे कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी यार, क्या जो इक्वेशन मानने में क्या है। तो ये मेरा बन जाएगा स्क्वायर रूट लेने पे, ये मैंने स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर गायब हो जाएगा, यहाँ पे सामने रूट लग जाएगा, और बाकी चीजें जो है वो एकदम सेम टू सेम छाप दो अंदर रूट के। ये हमारा है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। दिस इज माय रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द टू इंडिविजुअल वेव व्हेन दे आर सुपरपोजिंग विद ईच अदर। जब हमारी दो वेव्स सुपरपोज हो रही थी तो उसका ये हमारा है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब हम इनकी सब, कब हमारा ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, कब हमारा ये एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, इसकी कंडीशन देख लेते हैं। मान लो जब मेरा ये जो यहाँ पे फेज एंगल है, ये हमारा जो फाई है, फाई ये हमारा फेज था, है ना, हमारा ये क्या था, फेज, मतलब ऐसा ये एक फेज हो गया, फिर ये ऐसा दूसरा फेज हो गया, तो दीज आर दी फेज। ये फेज के ऊपर डिपेंड करता है हमारा एम्पलीट्यूड। अब अगर मान लो फेज नीचे है तो निगेटिव, ऊपर है तो पॉजिटिव, फेज ज्यादा है तो बड़ा एम्पलीट्यूड, फेज और छोटा है तो छोटा एम्पलीट्यूड। समझ रहे हो ना, सब फेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लो मेरा फेज 0 रहा तो फिर यहां पे देखते हैं क्या होता है। अगर मेरा फेज 0 रहा तो मैं उसी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूं, एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में यहाँ पे कॉस फाई की जगह में 0 पुट करूंगा। देखो यहाँ पे 0 रखा हुआ है, फाई नहीं है, ये 0 है। देखो यहाँ पे फाई की जगह में 0 डाल दूंगा, बाकी तो सब सेम ही रहने वाला है। यहाँ पे 0 डाल दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 0? कॉस 0 हमारा क्या होता है? कॉस 0 हमारा 1 कहलाता है, आपने देखा ही होगा 1। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अंदर ही अंदर a1 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 प्लस a2 का स्क्वायर। और ये क्या है? ये हमारा a है, ये हमारा b है, a1 प्लस a2 के होल स्क्वायर। ऐसे ये हमारा बिहेव कर रहा है। तो हमारा यहाँ से स्क्वायर रूट जो, अगर मान लो इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को खा जाएगा। तो अंदर सिर्फ क्या बचेगा? देखो ये स्क्वायर रूट को ले डूबेगा, क्या बचेगा? सिर्फ a1 प्लस a2। दिस इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। समझ गया? तो जब हमारा फेज 0 रहता है तो हमारा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आता है। क्यों? क्योंकि दोनों रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इस वक्त हमारे ऐड हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कब 0 होगा? कंडीशन एमसीक्यू पॉइंट, जब हमारा फेज 0 रहेगा तब, जब हमारा फेज 0 रहेगा तब हमारे दोनों एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होंगे। और मेरा एम्पलीट्यूड मान लो अगर ये 180 है, पाई मतलब 180 है, तो अगर मैं कॉस पाई यहाँ पुट करूँ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के रिलेशन में, आपको एग्जाम में याद करके जाना पड़ेगा। आपको यही याद नहीं देगा तो आप बोलोगे कि हम कैसे इसके क्वेश्चन करेंगे। तो जब आपको कभी भी क्वेश्चन में क्या बोलेगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वाला क्वेश्चन आपको देगा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, मान लो दो वेव सुपरपोज हो रही है तो उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करो। पहली वेव का एम्पलीट्यूड a1 है, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड a2 है, और उनका फेज इतना दिया हुआ है, तो आपको फाइंड करना पड़ेगा, तभी आपको ये फॉर्मूला याद आना चाहिए। ठीक है, तो वैसे यहां पर भी सेम दिया है। अगर उसमें से भी बोल दे कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फाइंड करो, तो फिर आपको वो फेज नहीं देगा, फिर आपको ये नहीं देगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फाई इक्वल टू 0 की कंडीशन में ही होता है, तो फिर आपको ये नहीं देगा। या फिर मिनिमम बोला तो यहाँ पे पाई आना चाहिए। तो इस तरीके से आपको याद करना पड़ता है, यही चीजें आपको याद करनी पड़ती है एग्जाम के लिए। समझा कैसे क्वेश्चन आते हैं? यही तरीका होता है। सो a इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कॉस पाई पुट कर दूंगा, और कॉस पाई की वैल्यू दुनिया जानती है कि -1 होता है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। क्या बनेगा? ये a1 का स्क्वायर माइनस 2a1 a2 प्लस a2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। इसके ऊपर लगा है रूट, ये रूट गायब होगा तो अंदर बनेगा a1 माइनस a2। आप बोलोगे मॉड क्यों लगाया? स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आंसर आता है, इसलिए हमने मॉड लगा दिया, जिससे कि हमेशा आंसर पॉजिटिव ही मिले या निगेटिव जो भी मिले, लेकिन मॉड लगा है। तो ये हमारा माइनस आया, इसलिए हमेशा मिनिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा, यानी दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारा इस कंडीशन में मिनिमम रहेगा। कब मिनिमम मिला? जब हमारा फेज की वैल्यू पाई है 180 आई तब मिला। ये कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी। समझ गया? इसी तरीके से मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अगर मान लो मेरी एक वेव है, इतना दूर तक ऐसे हमारी वेव ऐसे ऐसे जा रही है, तो मैं कहूँ कि इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। तो अगर मेरा जितना ये पार्टिकल मीन पोजीशन में, ये इतना ऊपर तक गया होगा तब ना इसका एम्पलीट्यूड इतना ज़्यादा आया, और ये नीचे आया तो इसका एम्पलीट्यूड इतना ज़्यादा आया, भले निगेटिव पॉजिटिव में है। जिसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है ना, उसकी इंटेंसिटी भी लाइट की बहुत ज़्यादा होती है। इंटेंसिटी मतलब लाइट की चमक, कैपेसिटी। तो वो लाइट की या वेव की या साउंड की बात करो तो साउंड की, साउंड ज़्यादा कब रहेगी? जब उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, मतलब इसका एम्पलीट्यूड भी बहुत ज़्यादा रहा होगा। हम बोलते हैं ना यार, देख एम्पलीफायर लगा दो यार, डीजे अच्छा बजना चाहिए, बोलते हैं ना, तो वो एम्पलीफायर लगाने से एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, तो हमारा आवाज़ ढिच्चक ढिच्चक बहुत तेज आती है। समझ गया? वही कंडीशन है यहाँ पे।
तो जब हमारा एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा मैक्सिमम रहेगा ना, उतना ज़्यादा हमारी इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी। लेकिन हमारा जितना ज़्यादा मिनिमम एम्पलीट्यूड रहेगा ना, उतना ज़्यादा हमारा फिर मिनिमम इंटेंसिटी भी रहेगी। मतलब जितना मिनिमम एम्पलीट्यूड लोगे उतना मिनिमम आपको इंटेंसिटी मिलेगी, और जितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लोगे उतना आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। ये हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी है। जितनी मैक्सिमम इंटेंसिटी लोगे ना, उतना मैक्सिमम आपको इंटेंसिटी मिलेगी। मतलब जितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लोगे उतना मैक्सिमम इंटेंसिटी। जितनी मिनिमम एम्पलीट्यूड लोगे, जितना मिनिमम मतलब ये देखो इतने सा लोगे, इतू सा लोगे तो मतलब क्या होगा, ऐसे आएगा टू टू, खत्म। ज्यादा लोगे तो टू टू, ऐसे। समझा कि नहीं? कुछ यही होने वाला है। तो अगर ज्यादा एम्पलीट्यूड मतलब ज्यादा इंटेंसिटी साउंड की, और मिनिमम एम्पलीट्यूड मतलब मिनिमम इंटेंसिटी। तो दीज आर द रिलेशंस। ज्यादा कब होता है? जब फेज जीरो रहता है। मिनिमम कब रहता है? जब फेज पाई रहता है। मैक्सिमम की कंडीशन क्या है? ए मैक्स इज इक्वल टू A1 प्लस A2। ये बात रिलेशन याद रखो। मिनिमम कब रहता है? जब A1 माइनस A2 होता है। अभी फाइंड किया ना, माइनस वाला आया था यार, दिखाना पड़ेगा क्या, देखो यहाँ पे माइनस और मैक्सिमम के लिए प्लस। समझ गया कंडीशंस? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर। मजा आ गया यार, हमने आज पढ़ लिया सुपर पोजिशन ऑफ द वेव कंप्लीट। कल हम पढ़ेंगे स्टेशनरी वेव, मतलब अगली वीडियो में स्टेशनरी वेव पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दो सभी फ्रेंड में। मजा आया हो तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो कैसा लगा। आपने नोट्स बनाई कि नहीं बनाई ये भी बताना। और ये नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे टेलीग्राम में। कोई इंक्वायरी हो तो ही आप मेल कर दो, ठीक है? और नहीं तो आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, वहाँ डाउट वगैरह सब कुछ पूछ सकते हो, आपकी मर्जी। यार बिना सब्सक्राइब किए मत भाग जाना, और बेल आइकन जरूर दबाना। मिलेंगे अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।